हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पतन की शुरुआत कब हुई, या पतन की शुरुआत किस ईसा पूर्व से मानी जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पतन की शुरुआत कब हुई या कब से शुरुआत मानी जाती है। 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व और 2200 ईसा पूर्व। यानी सिंधु सभ्यता का जो समय है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पतन की शुरुआत कब हुई, 2000 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता के पतन की जो शुरुआत है वो 2000 ईसा पूर्व में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब पूछा गया कि सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक संकेंद्रण अगर पूछ लिया जाए, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, घग्गर हकरा, तो इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, सरस्वती। घग्गर हकरा को किस नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा की फसलों में किसका पश्चिम एशिया की ओर प्रसार माना जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा की जो फसलें हैं, हड़प्पा की फसलों में किसका पश्चिम एशिया की ओर प्रसार माना जाता है। यानी कौन सी फसलें हैं जिनका पश्चिम एशिया की ओर प्रसार माना जाता है और हड़प्पा में पाई गई हैं। गेहूँ, चावल और जौ। गेहूँ, चावल और जौ, उपयुक्त सभी इन तीनों फसलों का ही पश्चिम एशिया की ओर प्रसार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यानी सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं वो तांबा कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान। राजस्थान की भी यदि हम बात करें, खेतड़ी से। स्वर्ण, सोना कहाँ से मंगवाते थे, दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में भी कर्नाटक से। लाजवर्द मणि ये अफगानिस्तान से। और शंख कहाँ से मंगवाते थे, कच्छ से। शंख कच्छ से, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से यानी दक्षिण भारत से, और तांबा कहाँ से मंगवाते थे, खेतड़ी से, राजस्थान से। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। बी उत्तर प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा में प्रमुख जो अंत्येष्टि की प्रथा है वो कौन सी है, वो पूछा गया है। दाह संस्कार ये भी प्रचलित था। राख को कलश में रखकर गाड़ना ये भी सही है। स्थल के निर्देशों के लिए स्मारक बनाना और मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। यानी अंत्येष्टि की प्रमुख जो प्रथा है वो पूछा गया है। प्रमुख प्रथा है वो पूछा गया है। तो इसमें मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, ये उत्तर हो जाएगा। मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान अंत्येष्टि की प्रमुख प्रथा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित पशुओं का सही समूह है। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मुद्रा है उस पर कौन कौन से पशुओं का अंकन है, ये पूछा गया है। तो इसमें सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। व्याघ्र, हाथी, अश्व, भैंसा। व्याघ्र, घोड़ा, हाथी और गाय। तो देखो घोड़े का तो अवशेष मिला ही नहीं है, तो दोनों ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। इसके बाद व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, सही ऑप्शन होगा व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ध्यान रखना है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा।
निम्न में से कौन सी सूची सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सूची सही सुमेलित नहीं है? युगल समाधान, ऑप्शन ए है युगल समाधान। तो युगल समाधान की यदि हम बात करें, लोथल, और यहाँ से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिली हैं। कर्मकारों के निवास यानी मजदूरों के आवास, मजदूरों के आवास, ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। मणकाकारी यानी मणके बनाने का कारखाना चंगड़ू से मिला है। तो इसका जवाब ए हो जाएगा। युगल समाधान मोहनजोदड़ो से नहीं, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबद्ध किया जाता है निम्नांकित स्थल से प्राप्त हुआ है। निम्नांकित स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ताम्र मूर्तियों का एक निदान यानी ताम्र से बनी हुई जो मूर्ति हैं उनका जो एक संग्रह है जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबद्ध किया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, इमामगांव, नासिक और ब्रह्मगिरी। इसका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद। इसका सही जवाब क्या होगा? दैमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? देसलपुर सुरकोटड़ा, रंगपुर रोजदी, अल्लादीनो बालाकाट और लोथल और सुरकोटड़ा। देसलपुर सुरकोटड़ा, रंगपुर रोजदी, अल्लादीनो बालाकाट, लोथल और सुरकोटड़ा। ये पूछा गया कि कच्छ प्रदेश में कौन से स्थल स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, देसलपुर और सुरकोटड़ा। देसलपुर और सुरकोटड़ा ये कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से फारस खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। फारस की खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन वह स्थल जहाँ से फारस की खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, आमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है? आमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? सिंध क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। जो आमरी संस्कृति है उसका विकास सिंध क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना है। आमरी संस्कृति जिसका विकास कहाँ होता है? सिंध क्षेत्र में। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, जौ, कपास। इन तीनों का उल्लेख मिलता है, गन्ने का उल्लेख नहीं मिलता, यानी ईंख, ईंख का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर कालीबंगा, यानी इन नगरों में पूछा गया है। वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर पूछा गया है तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो इनमें सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सीलों का प्रचलित प्रकार है। सील यानी मोहर। मोहरों के बारे में अलग से हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी केवल बेसिक जो फैक्ट यानी फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रचलित प्रकार कौन सा, यानी प्रचलित यानी मुख्य रूप से कौन से प्रचलित प्रकार थे? चौकोर, आयताकार, अंडाकार, बेलनाकार। इसका सही जवाब हो जाएगा चौकोर। सर्वाधिक प्रचलित जो प्रकार है सीलों का या मोहरों का वो कौन सा है? चौकोर है। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी से बने हुए हल, पक्की मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा और रंगपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। और यहाँ से उत्तम किस्म के जोक के भी प्रमाण मिले हैं।
उत्तम किस्म का जौ। कहाँ से मिला है? बनावली से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और उसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और उसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, नग्न मानव आकृति चला रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल व्यवस्था कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल, रोपड़, धोलावीरा, बनावली। धोलावीरा से 16 तालाब या जलाशय प्राप्त हुए हैं। तो उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन लिपि के बारे में कौन सा एक अधिक संभावित कथन है? हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा एक संभावित यानी अधिक संभावित कथन है? यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ लिपि है, यह निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है, यह वर्णानुक्रमिक नहीं मुख्यतः चित्रलिपि है, और इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का संबंध सुमेरियन लिपि से है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यह वर्णानुक्रमिक नहीं मुख्यतः चित्रलिपि है, जिसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है। जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? भाव चित्रात्मक अथवा बुस्ट्रोफेदन। किस नाम से भी जाना जाता है? भाव चित्रात्मक अथवा बुस्ट्रोफेदन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से तांबे की मानव आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से तांबे की जो मानव आकृति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर कार्य किया था? सिंधु लिपि के उद्वाचन पढ़ने पर कार्य किया था। आई महादेवन, बीबी लाल, एच.डी. सांकलिया और V.A. स्मिथ। इसका सही जवाब हो जाएगा आई महादेवन। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसी एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर कार्य किया था, तो वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आई महादेवन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से कब्रिस्तान एच संस्कृति का प्रमाण मिला है? किस स्थान से कब्रिस्तान एच संस्कृति का जो प्रमाण है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, कब्रिस्तान एच कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त मृद भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त मृद भांड पर एक दृश्य अंकित है और जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी यानी कोवा और लोमड़ी की कहानी, कोवा व लोमड़ी की कहानी याद दिलाता है। ये मृद भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ये मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे, सही बात है। नाव और बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हड़प्पा व चनूदड़ों में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये बात भी सही है।
तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये बात गलत है। और पूछा भी ये गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा। कालीबंगा की कब्रों से सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा की जो कब्र है उससे हमें किसके उदाहरण मिलते हैं? सती प्रथा के। यद्यपि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? ऐरण अभिलेख से मिलता है, और ये 510 ईस्वी का है। ये कब का है? 510 ईस्वी का है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना किसको करना पड़ा? मोहनजोदड़ो को। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? खुदाई में एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिससे सर्वाधिक बाढ़ का सामना करना पड़ा था? मोहनजोदड़ो को। खुदाई में इसके कितने स्तर मिले हैं? 3, 4, 5, 7। 7 स्तर मिले हैं। खुदाई में इसके कितने स्तर मिले हैं? 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए, सिंधु लिपि दाएं से बाएं यानी डी से बी, इतना ध्यान रख लेंगे, डी से बी, दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं दाएं की ओर है, बाएं से दाएं की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में जो लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर है। इसका या इस लिपि को क्या कहा जाता है? ये जो लिपि है सिंधु लिपि, उसे क्या कहा जाता है? भावचित्रात्मक, चित्रात्मक अथवा बुस्ट्रोभेदन लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर, यानी पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी का जो सिर है वो किस प्रजाति से संबंधित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर किस प्रजाति से संबंधित है? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये जो सिर है ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का जो सिर है वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है? मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंधित मानी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। तो जो पुजारी का सिर है वो तो मंगोलाइड माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस प्रजाति से संबंधित है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और निग्रीटो। इसका सही जवाब हो जाएगा आद्य ऑस्ट्रेलाइड। आद्य ऑस्ट्रेलाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे। इस सभ्यता के 80% स्थल हैं वो सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे, सही बात है। सरस्वती सबसे प्राचीन नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी, पवित्र तो इसे वैदिक काल में माना गया है। और एक है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी इस सभ्यता के स्थल हैं जो 80% हैं, 80% जो स्थल हैं वो सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पूर्व रखा गया है, आर्य सभ्यता से पूर्व रखा गया है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। इसका सही जवाब हो जाएगा नगर नियोजन, क्योंकि आर्य जो सभ्यता थी वो ग्रामीण है। आर्य सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है।
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात भी सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, ये बात भी सही है। तो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये बात सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, तो वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है और मार्शल, सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे अभी इनसे संबंधित। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन सा डालता है? इनमें से शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी खुदाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालने का कार्य पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है उसके द्वारा डाला जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सोतकाको, ये तीनों पाकिस्तान में है। ये तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सही जवाब हो जाएगा लोथल, सही जवाब होगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नौसारो, रंगपुर, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो। सही जवाब हो जाएगा नौसारो, जो पाकिस्तान में है। नौसारो कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले सांस्कृतिक अवस्था कहाँ मिलती है? 4 स्थल दिए गए हैं, 4 स्थलों में सबसे पहले सांस्कृतिक अवस्था कहाँ मिलती है? कोटदीजी, बनावली, सुरकोटड़ा। तो ये तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मेहरगढ़ ये सिंधु सभ्यता से पूर्व का स्थल माना जाता है, तो मेहरगढ़ से सबसे पहले सांस्कृतिक अवस्था देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिला है? कौन सा नर जातीय तत्व? यानी हम बात कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई गई हैं, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निग्रिटो। निग्रिटो के अवशेष नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? निरूपण नहीं हुआ ये पूछा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहर और टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, इनमें निरूपण नहीं हुआ है। गैंडा, गाय, बाघ और हाथी। गाय सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गाय का निरूपण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड ये धोलावीरा से मिला है। 10 अक्षरों वाला जो साइन बोर्ड है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। और धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहाँ से हमें मध्यम नगर के प्रमाण मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे, जब स्थलों का डिटेल से अध्ययन करेंगे वहाँ चर्चा करेंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी ये काल निर्धारण किया गया है सिंधु सभ्यता का, काल निर्धारण किया गया है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व हड़प्पाई चरण,
यानी हड़प्पा से पहले का जो समय है वो 3500 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। सही बात है। परिपक्व हड़प्पाई चरण, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। परिपक्व हड़प्पाई चरण कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पाई चरण माना जाता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। पूर्व हड़प्पाई 3500 से 2600, 3500 से 2600 ईसा पूर्व पूर्व हड़प्पाई चरण माना जाता है। परिपक्व हड़प्पाई चरण माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पाई चरण माना जाता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। सभी सुमेलित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी बस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है? यानी विभाजन के समय 1947 की बात करें अपन, 1947 में सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी बस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा 40। केवल 40 ही बस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो 40 बस्तियां हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित थी, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया? यानी तांबा प्लस टिन बराबर कांसा। किस काल में तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था? पहली बार हड़प्पा काल, वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल। इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा काल। यानी सिंधु निवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर के कांसे का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र में आने वाली कौन सी प्रजाति प्रथम थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में या सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति कौन सी थी? पहली प्रजाति कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में आने वाली पहली प्रजाति पूछा गया कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति। यद्यपि अगर हम इनकी बात करते हैं, 4 नाम दे रखे इसमें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड। तो चारों प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में कौन सी प्रजाति आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी प्रजाति आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। किस भाषाविद ने यह सिद्ध किया कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की ब्राहुई भाषा और दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता है? किस भाषाविद ने सिद्ध किया कि बलूचिस्तान में रहने वालों की, बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है? ब्राहुई भाषा। बलूचिस्तान ब्राहुई भाषा तथा दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता मिलती है। तो ये मत किसने दिया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ये मत किसने दिया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता के उद्भव के विदेशी मत से संबंधित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव विदेशी यानी विदेशी मत से हुआ है या विदेशी सभ्यताओं से हुआ है। इस मत से संबंधित कौन कौन है? ऑप्शन ए है डी कोसाम्बी, इन्होंने भी ये समर्थन किया है। सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। अगर इसके अलावा हम बात करें गार्डन चाइल्ड और एक और बात करें क्रेमर, तो डी कोसाम्बी, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और क्रेमर, इन सब के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। इन सब के अनुसार मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो ये सभी के सभी विदेशी मत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार 24 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोग भारत आए? आ गया, वही मत आ गया।
किस विद्वान के अनुसार 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास कर दिया। सिंधु सभ्यता का इसने विकास कर दिया। गार्डन चाइल्ड एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया। और तो किस विद्वान के अनुसार 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोग भारत आए, यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा क्रेमर। सही जवाब क्या होगा? क्रेमर। अगर हम गार्डन चाइल्ड की बात करें, गार्डन चाइल्ड ने भी क्या बताया है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया और जिससे तीव्र गति में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। एच.डी. सांकलिया की यदि हम बात करें, इसने बलूचिस्तान की जो चबूतरे हैं, बलूचिस्तान से जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं और ये चबूतरे ऊपर की ओर सक्रिय होते गए हैं, तो बलूचिस्तान में ऐसे चबूतरे मिले हैं। एच.डी. सांकलिया ने क्या तुलना की है? और मेसोपोटामिया के चबूतरे और बलूचिस्तान के चबूतरों को देख करके इसने इसमें समानता दिखाने का प्रयास किया है। और मेसोपोटामिया में जो चबूतरे थे इनको जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत क्या कहा जाता था? जिगुरत। और व्हीलर इसके अनुसार भी विदेशी, यानी ये भी मेसोपोटामिया से संबंधित मानते हैं। लेकिन यदि हम मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की तुलना करें, आपस में इसकी तुलना करें, तो इसमें अत्यधिक अंतर दिखाई देगा। यानी सिंधु सभ्यता में नगर जाल की तरह बने हुए थे, नगरों का एक जाल सा बना हुआ था और मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। जल निकास की यहाँ उत्तम व्यवस्था थी। और यहाँ की जो लिपि है वो कैसी है? चित्राक्षर लिपि। कैसी लिपि है? चित्राक्षर लिपि है। बुस्टोफेदन या भाव चित्रात्मक लिपि है। लेकिन इसके विपरीत अगर मेसोपोटामिया की बात करें, तो मेसोपोटामिया जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं और मकान सही व्यवस्था में नहीं बने हुए हैं। उनकी जो लिपि है वो है कीलाक्षर। हमारे यहाँ चित्राक्षर है, उनकी कीलाक्षर है। मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इनमें अंतर देखने को मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेमर। किस विद्वान का मत है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया, जिससे तीव्र गति से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है? अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये सही जवाब होगा गार्डन चाइल्ड। इसका सही जवाब क्या होगा? गार्डन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उद्भव से संबंधित स्वदेशी मत का समर्थन किस विद्वान ने किया है? स्वदेशी मत। अब हम बात करते हैं स्वदेशी मत को मानने वाले कौन कौन हैं। फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, उपयुक्त सभी। ये सभी ऐसे हैं जिनके अनुसार सिंधु सभ्यता का स्वदेशी मत है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को यहीं से संबंधित बताते हैं। और इनमें जैसे हम बात करें, एक व्यक्ति और आता है डी.पी. अग्रवाल और एक व्यक्ति है एस.आर. राव। तो इनके अनुसार, यानी फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, डी.पी. अग्रवाल, एस.आर. राव, इनके अनुसार या इन्होंने सिंधु सभ्यता के उद्भव से संबंधित कौन से मत का समर्थन किया है? स्वदेशी मत का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से हुआ है? अमलानंद घोष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। अगर हम फेयर सर्विस की बात करें, फेयर सर्विस ने बलूचिस्तान क्षेत्र में
बलूचिस्तान क्षेत्र में नाल कुल्ली राना गुंडही ये स्थल हैं। नाल कुल्ली राना गुंडही, राना गुंडही। तो बलूचिस्तान की नाल कुल्ली राना गुंडही स्थलों से, और सिंध में, सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थलों से संबंधित? सिंध में आमरी कोट दिजी, आमरी और कोट दिजी। ये जो प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं, इन्हीं संस्कृतियों से इसका उद्भव मानता है ये विद्वान कौन है? फेयर सर्विस। जबकि सौथी संस्कृति से उद्भव किसने बताया है? अमलानंद घोष ने बताया। किसने बताया? अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सुरकोटड़ा से सिंधु संस्कृति और सौथी संस्कृति के अवशेष एक साथ प्राप्त किए हैं? सुरकोटड़ा से सिंधु संस्कृति और सौथी संस्कृति के अवशेष साथ साथ प्राप्त किए हैं। तो इसका सही जवाब भी अमलानंद घोष होगा। इसका सही जवाब भी क्या होगा? अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष को सुरकोटड़ा नामक स्थान जो गुजरात में है, सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात। यहाँ से सौथी संस्कृति और सिंधु संस्कृति के अवशेष एक साथ प्राप्त किए हैं। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार सौथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी? किस विद्वान के अनुसार सौथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति, यद्यपि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव सौथी संस्कृति से हुआ, इस मत का समर्थन तो किसने किया है? अमलानंद घोष ने। इस मत का समर्थन तो किसने किया है? अमलानंद घोष ने। अब अलग क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार सौथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी? इसका सही जवाब हो जाएगा डीपी अग्रवाल। और डीपी अग्रवाल के साथ साथ जो आलचिन दंपत्ति हैं, आलचिन दंपत्ति, उन्होंने भी इसी मत का समर्थन किया है। तो इसका सही जवाब होगा डीपी अग्रवाल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।